हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको आंसर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में मार्क्स कटने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में दोस्तों अगर आप कहीं पे हैंड राइटिंग गड़बड़ करते हैं वहाँ पे भी आपका मार्क्स कटेगा। कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो वहाँ पे भी आपका नंबर कटेगा। कहीं पे अगर आप लोग दोस्तों क्वेश्चन के अनुरूप आंसर नहीं दिए होंगे वहाँ पे भी नंबर कटेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे नंबर कटने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है और ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है तो वैसे भी ये थोड़ा टफ माना जाता है। तो इसीलिए इस पेपर में बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको आंसर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और एक स्ट्रैटेजी बना करके आपको उन पे वर्क करना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अगर आप उसको फॉलो करोगे और उसी अकॉर्डिंग अगर आप आंसर क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करोगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दूं आप लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मानना है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आंसर जितने अधिक से अधिक पेज में लिखेंगे मार्क्स उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप कम शब्दों में अगर जेन्युइन आंसर दे करके आओगे और हैंड राइटिंग आपका बेहतर होगा तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा लिख के आएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, कम लिख करके आएंगे तो कम मार्क्स मिलेगा। इन बातों पे भरोसा मत करना, आप लोग कंटेंट पे भरोसा करना। अगर आप जेन्युइन कंटेंट लिख करके आएंगे, हैंड राइटिंग बेहतर होगा तो 2 पेज 3 पेज लिखने के बाद भी आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 90% जरूर ला लोगे। लेकिन वही अगर आप जेन्युइन कंटेंट नहीं लिख करके आओगे और 10 से 12 पेज में भी अगर आंसर लिख के आओगे तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 40 से 45% में ही आप सिमट जाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ पे भरोसा मत करना कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स आएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर स्कोर करोगे। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खास करके इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में आप जब भी आंसर लिखना 3 चीज़ का मेंशन जरूर करना। पहला चीज़ इंट्रोडक्शन, दूसरा डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड तीसरा कंक्लूजन। इन 3 स्टेप में ही आपको आंसर लिखना है। पहला स्टेप दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप लोग कोशिश करना मैक्सिमम 7 से 8 लाइन हो, इनसे ज़्यादा आप बिल्कुल मत करना। मैक्सिमम 7 से 8 लाइन लिखना चाहिए और कम से कम 5 लाइन आप जरूर लिखना। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे तो जिस टॉपिक से सवाल पूछा है उसी का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उस इंट्रोडक्शन को आप इस प्रकार से क्रिएट करना कि वहाँ पे टॉपिक का नाम भी मेंशन हो और ये टॉपिक किसके द्वारा लिखा गया है उस राइटर का नाम भी मेंशन हो। साथ ही साथ इस राइटर का विधा क्या है इसको भी आप वहाँ पे जरूर लिखोगे। जैसे मान लीजिए अगर ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है तो आप विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखोगे कि एक ड्रामेटिस्ट थे, यहाँ के राइटर थे, ये नॉवेल भी लिखा करते थे, यानी ये सारी चीज़ भी आप वहाँ पे मेंशन करोगे। साथ ही साथ जिस टॉपिक से संबंधित सवाल है उस टॉपिक से जो चैप्टर बनते हैं वो कितने ईस्वी में लिखा गया इसको भी आप मेंशन करोगे। जो कुछ टाइटल है इसको भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जो कुछ मेजर थीम है इसको भी आप ऐड करोगे। कितने ईस्वी में ये लिखा गया इसको भी आप ऐड करोगे। अगर कोई मैगजीन में वो पब्लिश किया गया, कोई स्टेज पर वो पहली बार परफॉर्म किया गया तो इस चीज़ का भी आप जिक्र करोगे और ये करोगे कहाँ पे इंट्रोडक्शन में। साथ ही साथ एक चीज़ और, जो चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ जैसे टॉपिक का नाम हो गया इसको भी आप क्या करोगे
इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और अंडरलाइन करोगे, और उसके बाद जितने भी चीज़ होंगे उन सभी को आप अंडरलाइन जरूर करना। राइटर के नाम को भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन करना, जितने ईस्वी में लिखा गया है उस ईयर को भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। राइटर जो है और उसका जो विधा है उसको भी लिख करके आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। यानी कहने का अर्थ, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उस इंट्रोडक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन होना चाहिए, राइटर का नाम मेंशन होना चाहिए, राइटर से संबंधित कुछ पॉइंट्स होनी चाहिए, कितने ईस्वी में लिखा गया वो मेंशन होना चाहिए। अगर वो किसी मैगजीन के थ्रू पब्लिश हुआ है तो उसको भी आप मेंशन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अंडरलाइन करोगे। कोई स्टेज पे अगर उसको परफॉर्म किया गया है तो उसका नाम लिख करके इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन कर करके इसको लिखोगे। तो ये सारे चीज़ लिखोगे। इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम 7 से 8 लाइन का होना चाहिए और कम से कम 5 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इस इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ोगे और उसके बाद आप लिखोगे डिमांड ऑफ क्वेश्चन। डिमांड ऑफ क्वेश्चन कहने का अर्थ दोस्तों, हर क्वेश्चन में एक चीज़ छिपा हुआ होता है, वो होता है जेन्युइन क्वेश्चन, जिसका हमें आंसर देना होता है। तो जो क्वेश्चन का डिमांड है उस पोर्शन को आप लिखोगे और लिखने के बाद आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। डिमांड ऑफ क्वेश्चन इस सेम नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन का डिमांड है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन लिख करके इस प्रकार से आप इसको अंडरलाइन करोगे। अगर थीम पूछ रहा है तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन की जगह पे आप थीम लिख करके अंडरलाइन करोगे। और ये करने के बाद आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन का डिमांड है उनसे संबंधित कंटेंट को लिखोगे। साथ ही साथ डायग्राम को क्रिएट करने का ये एक बेहतर पोजीशन होता है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आप मेंशन करोगे वहीं पे डायग्राम क्रिएट करने का एक सुनहरा अवसर होता है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। डायग्राम बहुत कम ही स्टूडेंट्स लिटरेचर में करते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर हो सके थोड़ा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है तो आप ज़रूर बनाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। जब एग्जामिनर कॉपी जांच रहे होंगे तो उसका मेन फोकस उस डायग्राम पे जाएगा और वो कुछ देर के लिए वहाँ पे ठहरेंगे, और जब वो पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है तो आपको वो अच्छा मार्क्स दे करके ही जाएंगे। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप डायग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट को अलग अलग तरीक़ों से आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 3 पॉइंट आ गया तो क्या तरीका है, 1 लिख करके इस प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिए, 2 लिख करके ऐसे कर दीजिए, 3 लिख करके ऐसे कर दीजिए। एक तो हो गया ये, और एक हो गया आप इस प्रकार से पॉइंट करो, और अगर मान लीजिए 3 भागों में इसको बांटा गया है तो इस प्रकार से लिख करके इस प्रकार से बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के अंदर उस कंटेंट को लिखिए। ये भी एक तरीका हो गया। अगर ये नहीं आपको भा रहा है तो आप इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से 3 बना करके फिर यहाँ पे बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के अंदर लिखिए। ये भी नहीं भा रहा है और 3 पॉइंट है तो आप ट्रायंगल का शेप लीजिए और यहाँ पे भी मेंशन करिए, यहाँ पे भी मेंशन करिए, यहाँ पे भी मेंशन करिए। यानी कि थोड़ा भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है तो आप ज़रूर बनाओ। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया दोस्तों कंक्लूजन। हर आंसर में दोस्तों आप इंट्रोडक्शन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन लिखने के बाद कंक्लूजन जरूर मेंशन करोगे। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर है वो हमें सिखाना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें क्या सजेशन दिए हैं, क्या हमें बताए हैं जो हमें करना चाहिए। तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे। इतना करने के बाद समझिए आपका एक आंसर का जो बेहतर जो तरीका होता है वो क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना होगा। इन सभी चीज़ों के बाद दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना होगा हैंड राइटिंग पे। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में हैंड राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बार भी दोस्तों हमारा जो एक टॉपर है जिसको 83% आया है, उसका राइटिंग बहुत ही शानदार है। तो इसीलिए आपको आंसर राइटिंग पे बहुत वर्क करना होगा, हैंड राइटिंग पे बहुत वर्क करना होगा। जितना आपका हैंड राइटिंग बेहतर होगा समझिए आप 10% एवब मार्क्स जरूर लाएंगे अन्य स्टूडेंट से, क्योंकि ये इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में खास करके
LNMU यूनिवर्सिटी में हैंड राइटिंग जो है ना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो जितना बेहतर ढंग से लिख के आते हैं उसको उतना बेहतर मार्क्स मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों इम्प्रेसिव आंसर कहने का अर्थ दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी को आप लिखो। आलतू फालतू चीज़ों को डिस्कस बिल्कुल मत करो। हमें पेज नहीं भरना है, 3 ही पेज में होगा, लेकिन हम ओरिजिनल कंटेंट दे करके आएंगे। हमें कंटेंट में कटौती बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों कहीं पे कोई बेहतर चीज़ आपको लगे तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा जरूर उसको करोगे, अंडरलाइन जरूर करना। कहीं पे अगर आपको लगे कि यहाँ पे चार्ट बन सकता है, कोई डायग्राम बन सकता है, तो आप इसको जरूर मेंशन करोगे दोस्तों। तो ये तो हो गया कुछ स्ट्रैटेजी कि हम कैसे बेहतर आंसर क्रिएट करें ये। और आपको बता दूं दोस्तों इन 3 चीज़ पे आप जरूर वर्क करना, इंट्रोडक्शन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड कंक्लूजन, साथ ही साथ हैंड राइटिंग, इम्प्रेसिव आंसर, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन एंड डायग्राम। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप इसको करोगे ना तो जब एग्जामिनर आपका कॉपी जांच रहे होंगे तो वो देखिएगा कि यार स्टूडेंट्स बहुत सारे वेराइटी यहाँ पे किए हैं, इंट्रोडक्शन भी लिखे हैं, कंक्लूजन भी लिखे हैं, इसका हैंड राइटिंग भी बेहतर है, डायग्राम का भी यूज किए हैं, जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए वहाँ पे ये भी लिखे हैं, अंडरलाइन भी किए हैं। इससे आपका आंसर इम्प्रेसिव होता है, और जब आपका आंसर इम्प्रेसिव होगा तो एग्जामिनर अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में आपको बेहतर मार्क्स दे करके जरूर जाएंगे। एक चीज़ और बता दो दोस्तों, अगर आप लोगों का इंग्लिश ऑनर्स है और अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बैच भी रन करते हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों पार्ट को कवर करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, और जो आपका सेशन है उसको आप ज़रूर मेंशन कर देना। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, LNMU के अलावा कोई अन्य स्टूडेंट्स हमें मैसेज ना करे, क्योंकि हम लोग केवल LNMU वाले स्टूडेंट्स को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें आइडिया है LNMU में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ये सारी आइडिया हमें LNMU के बारे में है, इसीलिए हम लोग LNMU के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और आप लोग व्हाट्सअप करना, कॉल बिल्कुल मत करना। कॉल करना भी तो शाम के 5 बजे के बाद ही करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।